हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है आर एनवायरनमेंट एंड इट्स क्राइसिस। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहले इस चैप्टर का जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। ये चैप्टर है आर एनवायरनमेंट एंड इट्स क्राइसिस और ये टोटल देखिए कि एमसीक्यू ग्रुप ए में 1:1 एक क्वेश्चन आता है। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर्स यानी ग्रुप बी में 1:2 और शॉर्ट आंसर्स ग्रुप सी में 2:1। मतलब यहाँ पे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस कंटेनिंग 1 मार्क्स। लॉन्ग आंसर्स इस चैप्टर से नहीं आते हैं, इसलिए इस चैप्टर में लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न नहीं करेंगे। वो पहले का पैटर्न था जहाँ पे इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते थे। सो एमसीक्यू आप यहाँ पे 1 मार्क्स, यहाँ पे यू विल गेट 2 मार्क्स एंड यहाँ पे यू विल गेट 2 मार्क्स। दैट मीन्स दिस चैप्टर टोटल, दिस चैप्टर हैज़ 5 marks. Weightage of the chapter is 5 marks. So moving on to the chapter. Environment क्या होता है? The sum total of physical and biological factors that directly influence the survival, growth, development and reproduction of that organism is called environment. आप इसको एज अ डेफिनेशन कहीं पे भी लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एनवायरनमेंट होता क्या है? ये सम टोटल है किस चीज़ का? फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास का जो जगह है वो जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब आ गया फिजिकल फैक्टर्स में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स उसके आसपास जो है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल। जो ऐसे फैक्टर्स जो उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल हैं, उसके ग्रोथ में मदद करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। आइदर हेल्पफुल होंगे या तो उसकी ग्रोथ को रोक भी सकते हैं, बट जो भी इन्फ्लुएंस होगा ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में उस ऑर्गेनिज्म के, वही उसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। जैसे कि आप हैं, आपके आसपास जो भी फैक्टर है, जैसे आप रह रहे हैं, आप वाटर यूज़ कर रहे हैं, सॉइल यूज़ कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, जो पूरा एक सिस्टम है आपके आसपास, जिसके वजह से आप इन्फ्लुएंस होते हैं। आपका रहना, खाना, पीना, किस तरीके का आप कपड़ा पहनेंगे, वो भी क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सब कुछ जो टोटल होगा, द सम टोटल विल बी कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। ओके, 4 कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, 1 बाय 1 एक एक करके देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कंसिस्टिंग ऑफ, ये ऑफ होगा, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी गैसेस, वाटर वेपर्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। किस चीज़ का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है? गैसेस का। वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर एक्चुअली जो है वो क्या है? एटमॉस्फेयर गैसेस का एक ब्लैंकेट है। और यहाँ पे क्या है? वाटर वेपर यानी H2O भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और सस्पेंडेड पार्टिकल जिसको हम लोग SPM कहते हैं। आगे चल के चैप्टर्स में वी विल रीड कि कितने टाइप के SPMs होते हैं और SPMs के जो हैं वो क्या क्या टाइप्स होते हैं, SPM क्यों हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। दीज ऑल वी विल स्टडी लेटर। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर, ऑल टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जितनी टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट है ये सब किस में आते हैं? ये सब हाइड्रोस्फेयर में आते हैं। अच्छा, इसमें जो जो आइस कैप्स है वो भी इंक्लूडेड होगा, जो जो ग्लेशियर्स है ये सब हाइड्रोस्फेयर का पार्ट होगा। जितना भी वाटर रिसोर्स है, रिवर, ओशन, पॉन्ड, etc. लिथोस्फेयर, आउटर मैंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड द सॉइल। लिथोस्फेयर याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर तो आपको याद रहेगा, हाइड्रो मीन्स एक्चुअली वाटर, तो ये वाटर से रिलेटेड होता है। लिथोस, दिस वर्ड लिथोस मीन्स सॉइल। लिथोस का मतलब होता है सॉइल, तो लिथोस्फेयर आउटर मैंटल ऑफ सॉलिड अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट एंड द सॉइल। उसके बाद लास्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर किसे कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। अब व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक मीन्स लिविंग।
ठीक है। बायोस्फेयर जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करेगा, तो लिविंग कंपोनेंट डिनोट्स बायोटिक कंपोनेंट है बायोस्फेयर। क्या डिनोट करता है? द रिलम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन विथ अदर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, इन सब के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, उसी को वी ऑल कॉल्ड बायोस्फेयर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एटमॉस्फेयर आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इस पूरे में। हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इन सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आता, उतना क्या ऑलमोस्ट ना के ही बराबर मान के चलिए, बस क्योंकि चैप्टर में था तो वी हैव सीन एटमॉस्फेयर। वी हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल मैनर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो इट इज़ बेसिकली वॉट वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड दैट इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। अब यहीं से आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ में आ रहा है कि ये प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अर्थ को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? ये किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है? ये पूरे, जैसा अगर ये स्फेयर है, अर्थ है और वो एक स्फेरिकल शेप का है मान लेते हैं, तो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो हर तरफ से उसको कवर करके है। ठीक है, ओके। एटमॉस्फेयर इट हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ द आउटर स्पेस। एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। Had there been no atmosphere in the earth's surface over the earth, life would have not been possible. We have seen that moon पे life possible नहीं है. What is the reason कि moon पे life possible नहीं है? The main reason is कि वहाँ पे atmosphere नहीं है. ठीक है? It helps to sustain life on earth and protect us from hostile environment of the outer space. Outer space में जो environment है वो बहुत ही hostile है. That means लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर जो इस अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं होता, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ से मिटियोर्स वगैरह सब कुछ जो आउटर स्पेस से आते हैं ये डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे आते और वी एज ह्यूमन बीइंग्स कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ओके, becomes thinner and thinner with increasing altitude. जितना ज़्यादा आप altitude यानी हाइट में ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर थिन होता जाएगा। The Kármán line, an imaginary line at 100 km from the surface of the earth, is used as a border between atmosphere and outer space. Kármán line एक imaginary line है। कितना है इसका हाइट अर्थ के सरफेस से? 100 किलोमीटर। ओके, तो ये कार्बन लाइन जो है ये बाउंड्री है किसके बीच में? एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस। इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर को काफ़ी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप एल्टीट्यूड के टर्म्स में, हाइट के टर्म्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो देयर आर 5 लेयर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये एक डायग्राम के हेल्प से आई हैव ट्राइड टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। आई होप आप लोगों को डायग्राम क्लियर होगा। ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पहला लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो हॉट एयर बलून्स है, ये जो हॉट एयर बलून्स होता है ये ट्रोपोस्फेयर में मूव कर रहा है। आपको रेनफॉल दिख रहा होगा, क्लाउड्स दिख रहा होगा, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग कुछ पॉइंट्स और हैं वो देखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट्स होते हैं, दैट वी विल सी लेटर। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर में वी आर सीइंग एयरप्लेन्स। ठीक है, जेट इंजन एयरप्लेन्स कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर, मेसोस्फेयर। यहाँ पे मिटियोर्स दिखाया गया है, यानी बाहर से जो भी मिटियोर्स आते हैं वो मेसोस्फेयर में ही बर्न होके फिनिश हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ दिस इज कार्बन लाइन। ठीक है, कार्बन लाइन क्या है? स्टार्ट ऑफ द आउटर स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन लाइन कौन से लेयर के बाद है? ट्रोपो, स्ट्रैटो, मेसो। After mesosphere there is Kármán line. What is the height of that? Approximately 100 kilometers from the surface of earth. Okay, next, what is the next layer? Thermosphere. Thermosphere में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जो लाइटनिंग्स हम लोगों को देखने को मिलती है ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, वो है थर्मोस्फेयर में। उसके बाद ऊपर वाले एक लेयर है एग्जॉस्फेयर। जो भी स्पेसशिप वगैरह लॉन्च होते हैं वो इसी
एटमॉस्फेयर के इस लेयर को पार करके उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, आउटर स्पेस में। ओके, एक एक करके हर लेयर्स को हम लोग थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट इज योर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड, इट इज 0 to 12। 0 मीन्स अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस को हम लोग 0 मान रहे हैं, तो 0 से 12 किलोमीटर ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। और इसका टेम्परेचर यू कैन सी +15 से -56 डिग्री सी। दैट मीन्स जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जब हम लोग मतलब ये एवरेज टेम्परेचर लिया जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस से, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे ये लेयर क्या होता जाएगा, कोल्डर। As much you will increase your height, this layer of the atmosphere will become colder. It is composed of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, suspended particles like airborne dust and pollens etc. क्या क्या प्रेजेंट है, इजी सी चीज़ है कि ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा डेंसिटी जो होता है वो इसी में होता है, ये सबसे डेंसर लेयर है, ज़्यादातर जो गैसेस वगैरह है वो यहीं पे पाया जाता है। द वर्ड ट्रोपो मीन्स चेंज, ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर हियर। वर्ड ट्रोपो का मतलब होता है चेंज, जितना भी क्लाइमेटिक चेंज है सब इसी प्लेस पे पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, बादल बनना, फोटोकेमिकल स्मॉग बनना। स्मॉग क्या है, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन होता है और स्मॉग बनता है, तो ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होता है। ओनली असिस्ट बाय प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने 2-3 स्लाइड के बाद, या आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम भी रखा हुआ है, तो आप देख लेंगे कि प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, बिल्कुल जितना आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम यानी कोल्डर होता जाएगा। यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 6.5 degree Celsius per kilometer, this trend is called ELR. What is the full form of ELR? Environmental lapse rate. Environmental lapse rate, short में we called it ELR. What do you mean by ELR? आप जितना ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर का डिक्रीज है ये बहुत ही यूनिफॉर्मली होता है। यूनिफॉर्मली बोलने का मतलब, अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, मान लीजिए सरफेस पे, लेट्स से इट इज 10 पॉइंट, सरफेस पे लेट्स से इट इज 16.5, ठीक है, सरफेस पे कितना है 16.5। अब जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर गए, दिस विल बिकम 16.5 से 6.5, 6.5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू ओनली 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आप ऊपर जाएंगे तो और 6.5 घटा दीजिए, और ऊपर जाएंगे और 6.5 घटा दीजिए, तो दैट मीन्स ये जो डिक्रीज है ये बहुत ही यूनिफॉर्म रेट पे होता है। इसी को वी कॉल्ड ELR या एनवायरमेंटल लैप्स रेट। बट काइंडली नोट दिस पॉइंट कि ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में देखा जाता है यूनिफॉर्म, इसके अलावा हम लोग यूनिफॉर्म नहीं देखेंगे। कहीं कहीं पे बहुत ही सडनली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कहीं कहीं पे बहुत ही सडनली टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दैट वी विल सी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रैटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रोपोपॉज। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रोपोपॉज क्या है। देखिए, सबसे पहले जो पहला लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद स्टार्ट होता है स्ट्रैटोस्फेयर, और इनके बीच में एक जोन है, उस जोन का नाम है ट्रोपोपॉज। व्हाट इज ट्रोपोपॉज? ट्रोपोपॉज मीन्स यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर एंड हो गया है और स्ट्रैटो शुरू हो रहा है, ठीक ऐसे ही इसके बाद आएगा एक स्ट्रैटोपॉज, जहाँ पे स्ट्रैटो रुक जाएगा और मेजो स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका क्या ऑल्टीट्यूड है 12 to 50 किलोमीटर्स। सुपरसोनिक एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट यूजिंग जेट इंजन्स फ्लाई इन दिस जोन। अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं तो ट्रोपोज में दैट इज प्रोपेलर ड्रिवन, स्ट्रैटोस्फेयर में जेट इंजन, सुपरसोनिक विद द स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक या सिविलियन एयरक्राफ्ट जिनके पास जेट इंजन होते हैं वो इस जोन में फ्लाई करते हैं।
स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन हायर अमाउंट ऑफ O3 इन कंपैरिजन टू ट्रोपोस्फेयर। देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रोपोस्फेयर में O3 होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में इसका अमाउंट जो है वो काफ़ी हाई होता है, ड्यू टू विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रेटोस्फेयर में आखिर ऐसा क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये ना एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव लेयर्स है। अभी आपने देखा कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं ये कोल्डर होता जा रहा है, ठीक इसका उल्टा मेसोस्फेयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाते स्ट्रेटोस्फेयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इट विल स्टार्ट बिकमिंग वार्मर। Why it is becoming warmer? Because it contains O3, ठीक है। इस कारण से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे O3 का जो अमाउंट है उसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। CFC gets accumulated in those zone and are responsible for ozone depletion। ये जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारी रेफ्रिजरेंट्स ACs से निकलता है, ये डायरेक्ट जाके इसी जोन में एक्यूमुलेट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लीशन के लिए। इट हैज़ स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड इट लैक्स एयर टर्बुलेंस। यहाँ पे कोई भी एयर टर्बुलेंस नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि जो सिविलियन और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है वो इस लेयर से ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज क्लाइमेटिक टर्बुलेंस एयर टर्बुलेंस जो आता है उसको डायरेक्ट वो लोग स्किप कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत स्टेबल होता है, कोई रेन नहीं होता, कोई स्टॉर्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ये दोनों डिफरेंस है, एक प्रोपेलर है और दूसरा जेट इंजन है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है एंड वो जो है वो जेट इंजन है, ठीक है। वो विंग्स के पास बना हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वो जिनके पास सामने में ऐसे करके ऐसे लगा हुआ है, दिस इज प्रोपेलर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेसोस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होता है? स्ट्रैटोपॉज से स्टार्ट होता है। कहाँ तक? 80 किलोमीटर्स तक। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? चार्ज रेडिकल जैसे O2+, NO+, ETC। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन बहुत कम है और यहाँ पे कोई ऐसा गैस नहीं है जो यहाँ पे क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए रेडिएशन को। इसीलिए आप जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है, यानी कि कोल्डर होना शुरू होता है। आप देख रहे हैं ट्रोपोस में पहले कोल्डर हुआ, फिर मेसोस्फेयर में हॉटर स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगेन फिर मेसोस्फेयर में क्या हो गया, पहले आप ट्रोपोस में गए तो ये कोल्डर होना शुरू हुआ। कोल्डर मीन्स जब आप ऊपर जाते जा रहे हैं। स्ट्रैटोस में आप गए तो फिर से ये वार्मर होना शुरू हुआ एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग अप। उसके बाद फिर मेसोस्फेयर में फिर ये कोल्डर होना स्टार्ट हुआ। मेसोपॉज इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ विथ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ -85 डिग्री C. Meteors burn in this layer. Again, very important point. Meteors burn in this layer because they enter mesosphere. The high-speed meteors collide with the gas molecules, which causes friction, due to which they disintegrate and are often referred as shooting stars. टूटता तारा जिसे कहा जाता है। ये तारा वगैरह नहीं टूटता। एक्चुअली क्या होता है कि मेटेओर्स जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने वो वाले डायग्राम में देखा हुआ था, यस, यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे मेटेओर्स, ये लेयर क्या करता है, इसके गैस पार्टिकल्स के साथ ये कोलाइड करता है और कोलाइड होने के बाद क्या होता है, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न करने लगता है और अर्थ से हम लोगों को देख के लगता है कि ये तारा टूट रहा है, ठीक है। ओके, सो आई होप मेसोस्फेयर क्लियर होगा। नेक्स्ट, थर्मोस्फेयर क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेसोस्फेयर क्या, मेसोपॉज एक्चुअली, मेसोपॉज से अप टिल 700 किलोमीटर्स तक। Some part of mesosphere and thermosphere are also called ionosphere. मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के कुछ पार्ट को आइनोस्फेयर भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज आयनाइजेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे, आयनाइजेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे। एटम्स ऑफ गैसेस स्प्लिट इनटू आयंस एंड अंडरगो आयनाइजेशन रिएक्शन, इसको आप आयंस कर दीजिए, and undergo ionization reaction by absorbing UV rays.
यूवी रेज पड़ने पे बहुत सारे एटम्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। आई होप अगर मैं लिख दूँ एक O तो ये कहलाएगा एटम, और जब इस पे एक चार्ज आ गया लेट्स से O प्लस तो ये हो गया आयंस। एंड वी ऑल नो आयंस आर वेरी रिएक्टिव, वेरी मच रिएक्टिव देन एटम्स। ओके, दीज आयन जैसे कि O प्लस, O2 प्लस, NO प्लस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल फिनोमिना ऑफ ऑरोराज। ये ऑरोराज क्या है, ये एक्चुअली में लाइटनिंग है। सोलर स्टॉर्म की वजह से होता है ये। सन से डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक वेव्स आते हैं, हीट रेडिएशंस आते हैं, और अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको टर्न कर देता है, और इसलिए हम लोगों को थर्मोस्फेयर में ये लाइट देखने को मिलता है। खैर इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऑरोरस कौन से लेयर में होता है, थर्मोस्फेयर में। कहाँ पे देखा जाता है, नॉर्थ पोल की तरफ से आप देख सकते हैं और साउथ पोल से आप देख सकते हैं, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ISS भी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो इसी ऑर्बिट में, वो इसी लेयर में ऑर्बिट करता है। हाँ, मैंने एक डायग्राम दिखाया है आपको यहाँ पे। ये जो है एक्चुअली ये बहुत देख ही सकते हैं आपके, कितना फ़ोटो में कितना अच्छा लग रहा है, तो रियल लाइफ में ऑब्वियसली है कि बहुत अच्छा दिखता होगा। अलास्का वगैरह में लोग जाते हैं देखने के लिए। तो ये नाइट स्काई में इस टाइप का डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ग्रीनिश, रेडिश, पिंकिश, इस टाइप का कलर जो है वो नाइट स्काई में बिल्कुल दिखने लगता है। इसी को भी कॉल्ड ऑरोराज। ठीक है, ये होता क्यों है, थोड़ा बहुत इसका एक मैकेनिज्म का एक आइडिया। ये है आपका सन, यहाँ से सोलर इरप्शंस हो रहा है। ठीक है, कभी कभार ये जो सन से लावा वगैरह होते हैं ये बहुत आगे की तरफ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सोलर विंड। ये यहाँ पे आया। अब सोचिए अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, है ना, बहुत छोटे में आपने पढ़ा था अर्थ इज अ ह्यूज बॉल ऑफ मैग्नेट। सो एक्चुअली में आप आगे पढ़ेंगे और 11 में 12 में कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये सोलर विंड इसको बिल्कुल इनगल्फ कर लेता और लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि ये जो रेडिएशंस आप डायग्राम में क्लियरली देख पाइएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये जो रेडिएशंस आ रहे थे, ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कि कैसे करके वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बेंड हो गया है, और यहाँ पे ही, इसलिए इस दो जगह पे ही आपको देखने को मिलता है ऑरोरा। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। हम लोग जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे रहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अर्थ पे, इसलिए हमारे यहाँ नाइट स्काई में ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस देखना पॉसिबल नहीं है। ओके, थर्मोस्फेयर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेसोस्फेयर। कहाँ तक ये हो चुका ना, टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, 1 मिनट, या आई थिंक वो रिपीट है। ओके, नेक्स्ट है ओजोन लेयर। अब देखिए इस चैप्टर में व्हाट वी हैव डन कि हम लोग एक ओवरऑल आइडिया ले लिया एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके लेयर्स क्या होते हैं वो हमने देख ली। इस चैप्टर का 3-4 वीडियो आएगा शॉर्ट, उसी 3-4 वीडियो में ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। सो हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजोन लेयर से स्टार्ट करेंगे। ओजोन लेयर क्या होता है, इसका डिप्लीशन क्या होता है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।